साउंड वाउंड ओके है क्या? है ना? ओके है, कमेंट करके बताओ। चलिए, ओके आ रहा है साउंड या पहले की तरह रुक गई? सब ठीक है, साउंड वाउंड ओके आ रहा है अब? ठीक है, ओके चलिए। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो हमने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ये देखी थी हमने, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की भाई। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन बता दिया आपका किस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं, सेम इसी प्रकार से अगर देखी जाए तो आपके पास अदर जो सेल्फ एक्साइट वो होते हैं जनरेटर, उनकी बात करते हैं हम। ठीक है, सीरीज की और क्या बोलते हैं, शंट की। ठीक है, अगर देखी जाए तो अब ये बात करते हैं हम अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, तो इसमें तीन टाइप के आ जाते हैं आपके पास, शंट, सीरीज और कंपाउंड। ओके, तो पहले शंट का ले लेते हैं हम। तो शंट जनरेटर सिंपल सी बात है, डायग्राम आपको पता है, जिसकी फील्ड वाइंडिंग हमारे पास शंट में। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है भाई, तो ISH आर्मेचर है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने बता रखी नो लोड की शंट जनरेटर की। ठीक है, तो नो लोड ई नोट, ये होगी शंट की। अब मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ने तो आपने तो ये बताई थी सर, है ना, कि फील्ड करंट बढ़ाने पे। तो कहने का मतलब इसको हमने जो क्योंकि वोल्टेज हमें कुछ ना जनरेटर कुछ ना कुछ वोल्टेज देगा, उस रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम। तो टोटल वोल्टेज ये तो बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो इस टाइम को हम नेग्लेक्ट कर दिया, तो ओवरऑल जो वोल्टेज दे रहा है जनरेटर का, हम ही वोल्टेज देना, तो हमने यहां से ये ले ली कॉन्स्टेंट नो लोड की वोल्टेज। ओके भाई, हालांकि हमें पता है ओसीसी कहां डेवलप होगी, देखा जाए तो हमारे पास ये ओसीसी ये आई थी, इस प्रकार से आई थी आप। ठीक है, यहां पे जाके सेचुरेट होगी थी। ठीक है, देखा जाए तो अब चलिए, ये थी ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक। तो नो लोड पे वोल्टेज मान लो हमें ई नोट मिल रही है भाई, मान के इतना चल रहे हैं, यानी कि हम ये वोल्टेज जीरो, इसका नाम दे दे ओ ए मिल रही है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो अब क्या है, ये तो नो लोड की तो सबकी सेम है, संट वाले की बात कर रहे हैं हम। इसने बोला इंटरनल, तो सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इंटरनल का मतलब लोड लग जाएगा, तो लोड लगने पे भी आर्मेचर रिएक्शन होगा, तो इसकी सेम एज इट इज वही आएगी जो हमने पीछे पढ़ी। तो ये रिएक्शन किसकी वजह से हो गया, ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप ड्यू टू किसके लिए, क्या बोलते हैं, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है भाई, और सेम एज इट इज ये नंबर 1 ओसीसी हो जाएगी, नंबर 2 नंबर 3 ये कौन सी हो जाएगी, इंटरनल। एक्सटर्नल ये वाली हो जाएगी एक्सटर्नल, 3 नंबर की क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल। सेम एज इट इज ऐसी ही आ रही है जैसे पहले थी। ठीक है, ये आ गया आपके पास V, ये आ गया E, और ये आ गया आपके पास E नोट। तीनों वोल्टेज आ गए। ये मेरे पास यहाँ पे करंट है, फील्ड करंट, वो लोड करंट, सॉरी। ओके,
अब ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, दूसरी चीज ये होती है भाई, यहां पे करंट बहुत सी जगह दिखा देता है, ये देख रखते हैं, ये होती है आपकी रेटेड करंट, यानी कि इससे ज्यादा आप इसको लोड, भाई लोड की भी तो कुछ वैल्यू होगी फिक्स, आप ऐसे थोड़ी बढ़ाते जाओगे। मान लो आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे तो आईएल का मान बढ़ता जा रहा है, आर्मेचर बढ़ता जा रहा है, तो बर्न हो जाएगा रेटेड करंट से ज्यादा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये होगी वोल्टेज, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, तो कुछ कमी है, सिंपल सी बात है। अगर मैं रेफरेंस लूँ, मान लो यहाँ पे भाई मेरे पास नो लोड वोल्टेज 200 थी और ये मान लो मेरे पास 180 हो गई, तो कुछ तो रिड्यूस रहेगी और थोड़ी 190 के आसपास, मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो, अगर मैं बात करूं किसकी, शंट जनरेटर की, तो वोल्टेज में कुछ तो कमी आ रही, लेकिन ये किसमें आती है, प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ कमी आएगी बेटा। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑलमोस्ट, जो शंट जनरेटर है मेरे पास, इसमें कमी आ रही कंपेयर टू अदर के, सीरीज के कंपैरिजन में देखा है तो बहुत कम कमी आ रही है, सीरीज में बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि उसका सीरीज का रेजिस्टेंस ही यहाँ पे ऐड हो जाता है, ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो शंट जनरेटर का यूज जो करते हैं हम कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने में करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने में। तो कांस्टेंट वोल्टेज का यूज कहां हो जाता है, बैटरी चार्जिंग वगैरह में एक्सेट्रा में, वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर तो कांस्टेंट वोल्टेज बोल रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज में कमी आ रही, तो ये कंडीशन बेटा आइडियल टर्म्स में रहती है, किसमें, आइडियल। और आइडियल टर्म्स किसको बोलते हैं हम, आइडियल टर्म्स उसको बोलते हैं जहां पे कुछ लॉसेस ना हो रहे हो। कहने का मतलब भाई आर्मेचर रिएक्शन हो नहीं रहा उसमें, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जीरो, वो आइडियल कंडीशन हो जाती है। जैसे आप आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं जिसमें नॉन लीकेज वो होता है आपके पास, ना लीकेज फ्लक्स कंसीडर करते हैं, ना उसका जो क्या नाम है लॉसेज हैं उसमें ट्रांसफार्मर में, वो भी कंसीडर नहीं करते। तो इसमें हम आइडियल कंडीशन में कहते हैं, अगर वो आइडियली पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है कांस्टेंट वोल्टेज के लिए ही यूज करते हैं हम, जहां पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ड्रॉप तो आने भाई, आर्मेचर की वजह से भी और रेजिस्टेंस की वजह से भी, उसमें ड्रॉप के कारण आने ही आने, प्रैक्टिकली ऐसा होता ही होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा भी जाता है कि अगर आपके घर में क्या बोलते हैं क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं, मैं यहीं पे डाउट्स क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के। जैसे आपसे बोला गया अभी कि भाई आपके घर में कोई लोड ऑन हुआ तो वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, तो कम होगी, अगर वो आइडियली बोल रहा है, क्योंकि अगर आइडियली बोल रहा है तो वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली आपने देखा कि जैसे ही कोई से लोड ऑन होता है तो वोल्टेज में कमी आती है भाई। कमी क्यों आती है, सिंपल सी बात है, मान लो नया पेज लेते हैं, ये आपके घर के सर्किट है भाई, है ना, और यहां से करंट आती है, ये मान लो एक बल्ब जल रहा है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब क्या है, आपने एक हीटर जला दिया, तो पहले इस वाली क्या है, हम आइडियल कंडीशन में जो तार तो जा रही ना, इसका रेजिस्टेंस हम जीरो मानते हैं आइडियल कंडीशन, और रेजिस्टेंस जीरो तो ड्रॉप भी जीरो हो जाता है भाई, ड्रॉप भी क्या हो जाता है, जीरो। तो अगर वो पूछ रहा है आइडियल कंडीशन में तो हम बोल देंगे हाँ भाई इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली देखा जाए, चाहे इसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम हो और 1 एम्पियर की करंट ये ले रही, मान लो 2 एम्पियर ले रहा है, 10 ये ले रहा, तो 12 एम्पियर तो ले रहा है ना, तो दो इधर यहाँ कितनी होगी, 12 एम्पियर, और 12 इंटू 0.1 करोगे 1.2 वोल्ट, तो इतना ड्रॉप तो रहेगा। अब इतना ड्रॉप हमें बहुत सी बार दिखता भी नहीं है, मतलब वो तो मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। यहाँ पे तो 220 वोल्ट रहती है, अलग अलग रेटिंग्स रहती है इनकी, वहां पे भी बल्ब वगैरह का। तो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली तो ड्रॉप होता है, आइडियली में हम मान के नहीं चलते हैं, एजप्शन, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसने आइडियली पूछा है प्रैक्टिकली, ठीक है। चलिए, और अगर नहीं दिया तो भाई आप आइडियली ही मान के चलना, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं हमारे आयोग के वो आइडियली को मान के ही दिए गए हैं, मैंने जहां तक देखा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आई होप ये आपकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी, ये किसकी, शंट जनरेटर की, तो समझ में आ गया आपके पास। अब बात करते हैं हम किसकी, सीरीज की, ठीक है भाई। तो मैंने बता दिया इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पे कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है, जहां पे हमारे पास क्या बोलते हैं बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए, या फिर रेगुलेटर की तरह इसका यूज किया जाता है, या
किसी इसको एक्साइट करने के लिए, जैसे मैं बता दूं एक्साइटेशन जो हमारे पास ऑल्टरनेटर की एक्साइटेशन होती है वहां पे भी हम डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तो उससे हमें कांस्टेंट फ्लक्स मिल पाता है। तो कर लेना इसका भाई यूज, इसके एप्लीकेशन लिख लेना जो जो मैंने बताए हैं, ठीक है। रेगुलेटर की तरह इसका यूज होता है, एक्साइटेशन में इसका यूज किया जाता है और बैटरी चार्जिंग में इसका यूज किया जाता है। एप्लीकेशन इसके लिखे आते हैं और जो मैं बोल रहा हूं वो लिख रहे हो आप, नोट्स बनाते चलना भाई साथ के साथ, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट उस पे, सीरीज वाले पे। ओके, तो सीरीज जनरेटर बनाते हैं अब एक। नेक्स्ट है सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं हम भाई, तो सीरीज जनरेटर क्या था अब देखना जरा इसका। ये टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी क्या बोलते हैं एक्साइटेशन की, ये RSC है, ठीक है। नो लोड वोल्टेज तो बेटा सेम ही रहनी है आपकी, ठीक है। ये होगी आपकी OCC, ये होगी फील्ड करंट या लोड करंट ले लो इसे तो, ठीक है। और ये होगी E नोट, E वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे E नोट है, इसे कर लो आप वोल्टेज, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम तीनों को एक में दिखाएंगे। ठीक है, जनरेटेड वोल्टेज, फिर EMF करो, वोल्टेज तो हो जाती है आपकी टर्मिनल पे, जनरेटेड EMF, ठीक है भाई। OCC, अगर बात करें हम किसकी भाई लो, ये तो नो लोड की, अब मैंने इस पे लगा दिया लोड, अब लोड लगा दिया तो इसमें करंट सर्कुलेट होगी, जो IA है वही मेरे पास IL होगी, ठीक है, और वही मेरे पास ISE होगी, वही मेरे पास ISE होगी। अब देखो भाई इस केस में क्या होगा भाई, मुझे पता है, फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इजी इक्वल टू पाई और n। मान लो आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है भाई, तो EG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फाई होगा। अब देखना जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे यहाँ पे तो इसमें करंट बढ़ेगी, किसका मान बढ़ेगा, IL का मान बढ़ेगा, और अगर IL का मान बढ़ेगा, IL का मान बढ़ेगा तो ये IL तो भाई मेरी इससे भी जा रही इसकी फील्ड वाइंडिंग से, तो यानी कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और मेरी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो जनरेटेड वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है, ये बढ़ती जाएगी, है ना। अब यहां पे आके हमने बढ़ानी बंद कर दी, क्यों, क्योंकि भाई आप लोड बढ़ाते आ रहे हो, करंट बढ़ाते आ रहे हो, फ्लक्स तो सैचुरेट हो गया, सेम वही चीज सैचुरेट हो गया, तो लोड तो करंट तो आपकी बढ़ेगी, करंट तो आपकी बढ़ेगी, बट फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, और फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो EG भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा बढ़ाओगे, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, तो भाई मुझे पता टर्मिनल वोल्टेज जो रहेगी मेरे पास V इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला, EG माइनस के IA RA प्लस के RSE। तो आप तो IA तो बढ़ाते जा रहे हो और रेजिस्टेंस भी इसका बहुत हाई है, चलो भाई हम शंट में मान ले रहे थे, शंट में ड्रॉप कम क्यों था, अब देख लो कॉन्सेप्ट, शंट की अगर बात करते हो आप, तो शंट की जो वोल्टेज थी V इक्वल टू EG माइनस के IA RA, तो ये जो RA है, RA की वैल्यू तो 1 से भी कम हो, 0.5 के आसपास रहती है, तो करंट कितनी बढ़ा दो आप, तो यहाँ पे ड्रॉप जो होता है ये वेरी लेस रहता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप किस में होता है बेटा, केवल आर्मेचर में होता है ना। लेकिन अगर यही चीज आप किस में करोगे, फील्ड वाइंडिंग उसमें करोगे, क्या बोलते हैं सीरीज जनरेटर में, तो RSC भी तो साथ में सीरीज में, और करंट तो आपकी बढ़ती जा रही, तो यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉप है ये वेरी हाई होता है, वेरी हाई, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाती है आपकी, बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू, अगर उसकी बात कर रहे हैं आप किसकी, सीरीज जनरेटर की,
ठीक है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये इस प्रकार से आती है, बहुत ज्यादा गिरती चली जाती है, और ज्यादा ले जाओगे तो बिल्कुल गिर जाएगी। ठीक है, ये यहां तक इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये रेटेड करंट तक है, तो जहां पे हमें मैक्सिमम देगी भाई वहीं तक की तो बात करेंगे, हम बाद में गिरनी चालू हो जाएगी तो क्या करना है ना। ये क्या है, रेटेड करंट। रेटेड करंट क्या होती है कि भाई इसकी करंट झेलने की एक क्षमता होगी। मान लो 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर तक ही तो दोगे, तो 10 एम्पियर पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे ना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ओसीसी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपकी क्या होगी एक्स क्या बोलते हैं ओसीसी होगी, ये आपके पास इंटरनल होगी और ये आपके पास एक्सटर्नल। ठीक है, ये ड्रॉप आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन तो इसमें भी होगा भाई, और ये वाला ड्रॉप आपके पास आई इंटू आर ए प्लस के आर एस सी की वजह से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो क्या है अब इसमें, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू क्या रहती है भाई बच्चों, सभी जगह सेम रहती है इसमें, तो इसलिए हम इसका यूज कहां पे करते हैं, जहां पे हमें वोल्टेज बूस्टिंग करनी होती है, तो बूस्टर की तरह इसका यूज किया जाता है, तो यूज एज ए बूस्टर। अब पूछे तो ड्रॉप भाई, अगर पूछा जाए कि अगर मेरे पास करंट बढ़ रही है तो करंट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसके जनरेटेड वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई जहां तक इसकी रेटेड है, जहां तक फ्लक्स मेरा वेरी कर रहा है, ठीक है, जहां तक मेरा जो फ्लक्स है वो मतलब कि इंक्रीज हो रहा है वहां तक तो बढ़ेगी, उसके बाद घटनी चालू हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होता है कि सर जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो और लोड करंट बढ़ रही है तो ड्रॉप भी तो बढ़ रहा होगा, तो बेटा फ्लक्स ज्यादा डोमिनेट रहता है कंपेयर टू ड्रॉप के, और आर्मेचर रिएक्शन से भी इतना वो क्या बोलते हैं जो फील्ड से, क्योंकि फील्ड का फ्लक्स ज्यादा डोमिनेट रहता है कंपेयर टू आर्मेचर के। तो इन चीज को जहां पे दो कॉन्ट्राडिक्ट्स हो रहे हो तो ये चीज अपने आप दिमाग लगा लिया करो कि किसी एक का पलड़ा भारी है भाई, कोई एक ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत भाई, तो हो गया आपके पास सीरीज की, तो इसका यूज लिख लो आप, इसका यूज हम बूस्टिंग के लिए बूस्टर के लिए करते हैं, फीडर में किया जाता है, तो वहां पे इसका सीरीज उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक्सटर्नल, इंटरनल और आपकी ओसीसी, तीनों सीरीज जनरेटर की। ठीक है, एक चीज और है इसमें मैं बता दूं आपको कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम नो लोड की कैरेक्टरिस्टिक है तो इसमें तो अगर नो लोड है, ओसीसी की बात करूं मैं, अगर ओसीसी की बात जो मैं पहले बताने वाला था फिर मैं रुक गया क्योंकि जब सीरीज पढ़ाएंगे तभी बताएंगे, तो ओसीसी तो क्या है, नो लोड वोल्टेज है, और जब नो लोड वोल्टेज होगी तो करंट तो इसमें फ्लो ही नहीं होनी, बता तो लिया होगा आपने भाई, नो लोड तो ये हो गया ना आपके पास कि इधर कोई लोड कनेक्ट नहीं, और जब ये ही करंट नहीं तो आईएल तो जीरो हो जाएगा आपके पास, है ना, क्योंकि इसमें तो तीनों सेम है, तो फिर एक्साइटेशन कैसे दिखा दी हमने भाई, तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है इसे हम सेपरेटली एक्साइटेड करते हैं बाहर से किसी सोर्स के जरिए, तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं, तो चीज ध्यान में रखना कभी कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, चलिए सीरीज हो गया, स्टंट हो गया। ठीक है, अब बचता है आपके पास कंपाउंड वाला। ठीक है, तो कंपाउंड जनरेटर भी आपके पास क्या थे, दो टाइप के थे, अब तो नहीं तो ठीक है, अब बारी आती है आपके पास कंपाउंड डीसी जनरेटर। ओके, आज जनरेटर हम समाप्त कर देंगे, बस इसमें एक टॉपिक रह जाएगा आपका वाइंडिंग वाला। ठीक है, वाइंडिंग में करा दूंगा, वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसमें मैं थोड़ी सी 3D इमेज देख रहा था, एक पीपीटी बना रहा था ताकि आपको कि कौन से स्लॉट में कहाँ पे पड़ेगी और वो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जिस प्रकार से बुक्स में वो कनेक्शन दे रखे हैं आई थिंक वो थोड़ा सा मतलब कि हमें तो आ जाते हैं समझ में, पहली बार में जब बच्चा पढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना सही नहीं रहता है समझने के लिए, तो इस वजह से कि वाइंडिंग पे, पूरी वाइंडिंग पे, केवल वाइंडिंग पे एक लेक्चर में बना दूंगा जिसमें उसकी फ्रंट पिच, बैक पिच वगैरह, ये पोल पिच वगैरह, कम्यूटेटर पिच वगैरह, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए
हाँ कंपाउंड, ये दो टाइप का होता है भाई आपके पास, एक तो कम्युलेटिव कंपाउंड बता रखा मैंने, एक दूसरा डिफरेंशियल। चलिए अब ये मैंने दो बताए थे, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, ठीक है, तो मैं दोनों को ही कर दे रहा हूं यहीं पे, है ना। तो एक तो ये आ जाता है आपके पास, अगर मैं इसको ये नीचे वाला शॉर्ट शंट है और ऊपर वाला लॉन्ग शंट। कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, आर एस ई। तो देखो भाई मैंने आपको बताया था कम्युलेटिव कंपाउंड में, ठीक है, जब मेरे पास दो फील्ड वाइंडिंग है, एक सीरीज की एक शंट की, इसमें क्या होता है, जब हम, अब मुझे पता है कि एक फ्लक्स इसका भी होगा, एक फ्लक्स इसका भी होगा, इसका फाई एस एच, इसका फाई एस ई बोल दिया आपने। जब मेरे पास ये दोनों फ्लक्स क्या होंगे, इस प्रकार से कनेक्ट करें हम इसको कि एडिटिव हो, जब दोनों मेरे पास फ्लक्स फाई एस और प्लस के फाई एस ई अगर एडिटिव है तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास, कम्युलेटिव कंपाउंड। और अगर ये डिफरेंशियल है तो फाई एस माइनस के फाई एस ई, तो मेरे पास क्या कहलाता है, डिफरेंशियल, ठीक है, यानी कि इसमें फ्लक्स मेरा ज्यादा होगा। तो अब क्या है, सॉरी यार, यहां पे क्या है भाई मेरे पास, मुझे पता इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेरी शंट की भी है और कुछ सीरीज वाली भी है, सिंपल सा फंडा है। कंपाउंड इसलिए बोल रहा है इसमें, यानी कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इसमें रहने वाली है। तो अगर बात करता हूं मैं, ये जो मेरे पास है कंपाउंड जनरेटर, ये मेरे पास तीन तरह के मोड में काम करता है, ठीक है। तीन तरह के मोड कौन से होते हैं, पहला है ओवर कंपाउंड, दूसरा है फ्लैट कंपाउंड और तीसरा है अंडर कंपाउंड। ये तीन प्रकार से आपका काम करता है भाई, फ्लैट कंपाउंड और क्या बोलते हैं अंडर कंपाउंड और ओवर कंपाउंड। अब देखो इस केस में क्या है, ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड का मतलब ये हो गया, मेरे पास मान लो जनरेटर है, ये कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है रेटेड करंट पे, ठीक है, ये क्या है, आई एल, ठीक है। आई एल। अब देखो इस केस में क्या है भाई, ओवर कंपाउंड की बात करें, अगर मैं फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार से कनेक्टेड करूं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शंट के साथ इस प्रकार से कनेक्ट करूं कि वोल्टेज मुझे रेटेड करंट पर इससे ज्यादा मिले, किससे, जो मेरी नॉर्मल वोल्टेज है, तो उसे बोल देते हैं हम ओवर कंपाउंड, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हम ओवर कंपाउंड कि अगर मुझे वोल्टेज यहां पे ज्यादा मिल रही है, ठीक है, किस पे, रेटेड करंट पे। रेटेड करंट क्या होती है भाई, आप किसी भी मशीन को देखो, कोई भी जनरेटर है, मान लो मैं रेटेड करंट बता दूं एक बार और आपको, मान लो आपने 100 किलोवाट का जनरेटर बनाया, ये जनरेटर है आपके पास, बाहर लोड लगा दिया भाई आपने, इसने बोला भाई 100 किलोवाट का है, ठीक है, और वोल्टेज दे रहा है 200, ये 200 वोल्ट पे 100 किलोवाट ही कनेक्ट कर सकता है, तो इसकी रेटेड करंट सिंपल सी बात है, P इक्वल टू वी आई से निकाल दो आप, I इक्वल टू P यानी कि 100 इंटू 1000 डिवाइड बाय 200, ठीक है भाई, और इससे काटो 500, यानी कि 500 एम्पियर तक की करंट झेल सकता है, यही रेटेड करंट कहलाती है आपके पास, ठीक है। इससे ज्यादा करंट आप नहीं दोगे तो भाई इसके अंदर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो इस प्रकार का हमने नहीं बनाया कि वो इतनी करंट को झेल सके, ठीक है। तो जब मेरे पास, लिख लेना ओवर कंपाउंड, जब मेरे पास रेटेड करंट पर हम इस वाइंडिंग को इस के जो टर्न्स हैं इस प्रकार, यानी कि इसके टर्न्स की संख्या क्या, अब कैसे बढ़ाओगे आप, इसका फ्लक्स बढ़ाओगे, फ्लक्स कैसे बढ़ाओगे, करंट तो फिक्स है तो इसके नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दोगे आप,
तो यानी कि जब हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं कि आपका जो वोल्टेज है वो ज्यादा मिलती है लेवल से, तो उसे हम बोलते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। और अगर बात करूं मैं किसकी, इसकी, दूसरा आ गया फ्लैट कंपाउंड। तो डेफिनेशन लिख लेना आप जो मैंने बोला अभी, कि इसमें हम इसके जो फील्ड वाइंडिंग है इसके रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स इस प्रकार से सेट करते हैं, या इसका फ्लक्स इस प्रकार से सेट किया जाता है कि जो वोल्टेज देगा ये आपको बिल्कुल लेवल वोल्टेज देगा। ठीक है, तो इसे फ्लैट कंपाउंड बोल देते हैं, लेवल कंपाउंड भी एक लेवल पे रखता है। तो ठीक है, तो ये ऊपर वाला हो गया ओवर कंपाउंड, जिसमें ये देता है ओवर कंपाउंड जनरेटर, और ये वाला हो गया मेरे पास फ्लैट कंपाउंड। फिर इसमें जो नंबर ऑफ टर्न अब करेंगे कैसे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और कम हो जाएंगे। और जो तीसरा है मेरे पास अंडर कंपाउंड, उसको वोल्टेज हम और कर देंगे कम। उसकी जो यानी कि हम इसमें फ्लक्स इस प्रकार से सेट करेंगे कि जो हमारे पास है इसका जो फ्लक्स है वो बहुत कम हो जाए और ड्रॉप ज्यादा बढ़े, तो अंडर कंपाउंड कहलाता है। अब सिंपल सी बात है भाई, तीनों में करंट तो सेम है, देखो तीनों की वोल्टेज अलग अलग है। इसकी वोल्टेज इधर क्या है, वोल्टेज इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, और करंट मेरी सेम है तीनों की। अब इससे किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं आप, करंट तो मेरे पास, इस करंट को बोल भी देते हैं फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। ठीक है, फुल लोड करंट बोल दिया आपने इसको। अब इसने क्या बोला, मुझे पता है कि भाई जब मेरे पास तीनों में करंट सेम है, तो यानी कि मैंने इसके टर्न्स को ही चेंज किया होगा, इसकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, क्योंकि टर्न्स एम्पियर टर्न्स ही तो मेरा एमएमएफ होता है, एन इंटू आई। तो भाई करंट तो फिक्स कर दी, तो नंबर ऑफ टर्न ही तो बढ़ाओगे तभी तो एमएमएफ बढ़ेगा, और एमएमएफ ही क्या है आपके पास, फ्लक्स को चलाने वाला फोर्स। सिंपल है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर सबसे क्वेश्चन आता है सबसे कम जो टर्न्स यूज होते हैं मेरे किस में होते हैं, अंडर कंपाउंड में, उससे ज्यादा फ्लैट कंपाउंड में, सबसे ज्यादा ओवर कंपाउंड में। तो तीनों की कैरेक्टरिस्टिक थी भाई। ठीक है, इनका यूज हम ज्यादातर वहां पे करते हैं, क्या बोलते हैं, जहां पे हैवी पावर होती है और जहां पे वोल्टेज का वो ज्यादा रहता है आपके पास भाई। ठीक है, हैवी पावर वगैरह, या फिर क्या बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप की कंपनसेटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ओके, तो यहां ये लिख लेना आपके पास। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें भी इनका यूज किया जाता है वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए। तो हो गया मेरे पास कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड की देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत वैसी रहती है, तो इसलिए ज्यादा तो इसका यूज नहीं किया जाता है। हाँ, आर्क वेल्डिंग में इसका यूज किया जाता है, तो ये लिख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे लार्ज वोल्टेज ड्रॉप रहता है और आपको करंट चाहिए होती है हाई, वो सॉरी कांस्टेंट करंट चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज कर लेते हैं, तो यूज लिख लेना इनका। तो जनरेटर में आपके पास यूज जरूर आता है भाई आपके पास। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल जनरेटर की सारी हो गई है। अब इसमें देखो भाई आपके पास, मैं बता दूं आपके पास फॉर्मूला क्या आते हैं, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो ग्राफ के जरिए हमने एडिटिंग कर लिया। आपसे सवाल सिंपल सी बात है, ये पूछा जाएगा लोड बढ़ने पे टर्मिनल वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस चीज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। फॉर्मूला पता है आपको, इस पे लगाना आता है। जैसे मान लो इसी का ले लेते हैं हम, लोड वोल्टेज बढ़ने पे, तो हमें पता है कि लोड वोल्टेज बढ़ने पे ये हो जाएगा V इक्वल टू ई जी माइनस के आई ए आर ए और प्लस के आर एस सी, ये रहता है फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, तो ड्रॉप वो होगा। लेकिन क्या है, अब देखो दो कारण होते हैं यहाँ पे भाई। यहाँ पे अगर लोड बढ़ रहा है ना, तो हमारी लोड के साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ रही है, यहाँ पे तो बढ़ रही है ना। तो इसमें अब क्या केस निकल के आता है, जब मेरे पास फाई बढ़ रहा है और ड्रॉप, दूसरी चीज है ड्रॉप और एक है फ्लक्स, दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जब तक सैचुरेट नहीं हो रहा वो, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है हमारा कि वो मोटर जनरेटर किस प्रकार का, उसकी डिजाइनिंग हमने किस प्रकार से कर रखी है।
मान लो जैसे कि ये है, यहाँ पे तो मैं तीनों में ले रहा हूं, यहाँ पे तो भाई मेरे पास वोल्टेज कम होती जा रही है ना, और जबकि फ्लक्स ही बढ़ रहा है मेरे पास, क्योंकि मैं इसे बढ़ा रहा हूं तो। बट फ्लक्स क्या है, फ्लक्स बहुत कम क्वांटिटी में बढ़ रहा है, ड्रॉप ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ नंबर ऑफ टर्न कम कर दिए थे। यानी कि ये हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तभी क्या बोलते हैं, तभी देख लेते हैं डिजाइनिंग के टाइम पे, हाँ भाई इतनी एम्पीयर करंट आएगी तो इतना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब देखेंगे कि उनमें से ज्यादा डोमिनेट कौन सा होगा। ठीक है, डिजाइनिंग का पार्ट हो जाता है जब कर रहे होते हैं। ओके, यहां तक बताइए भाई, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो। हो गया भाई, अब इसके एप्लीकेशन आपने लिख लिए। ठीक है, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होता है इसमें डिफरेंशियली में, ये कर ही लिया आपने पॉइंट्स। ओके, अब एक दो पॉइंट्स और आते हैं हम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आते हैं हम आपके पास। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। फील्ड रेजिस्टेंस फिर लिख लो इसे, पहले शंट के लिए कर लेते हैं, फॉर शंट, शंट जनरेटर। ठीक है भाई, अब देखें ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता क्या है। क्रिटिकल आपको पता है भाई, क्रिटिकल सिंपल सी बात है, दो चीजों को ही स्टेट करता है। जैसे बोलते हैं नहीं देते यार उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकल का मतलब भाई बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है ना। तो कहने का मतलब दो स्टेट को बता देता है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि या तो जनरेटर उससे ज्यादा हुआ या कम हुआ, ये बाद में बताएंगे हम कि भाई क्रिटिकल रेजिस्टेंस अगर उससे ज्यादा हुआ तो जनरेटर काम करेगा या नहीं करेगा, तो ही केस बनते हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, अब दो दो उसकी बात करते हैं हम। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस तो सिंपल सी बात है, एक देखने वाली बात है शंट जनरेटर के लिए। यहां पे मेरे को ईजी मिलता है, और यहां पे क्या है मेरे पास, यह है फील्ड आर एस एच आई एफ। चल जा भाई, चलना ही बंद हो गया, हैंग हो गया क्या यार ये, अब मेरे साथ ही है। एक सेकंड बच्चा, हैंग हो गया शायद ये करके। आज ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है पैनल। एक मिनट रुको यार, इसको ना दिखाई दे रहा है। आज की क्लास में कुछ ज्यादा ही पंगे हो रहे हैं। जा सिम सिम, तो चल जाएगा। बाकी कुछ कमेंट करके आप पता कर सकते हो, देख रहे हो ना क्लास तो। चलिए आ जाते हैं हम, कहाँ थे भाई हम।
चलिए, हैंग हो जाता है यार, सुबह से चलता रहता है। ठीक है, कहाँ थे हम? क्रिटिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ डीसी क्रिटिकल, इसमें छूट गया फील्ड, फील्ड कर लेना भाई, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी शंट जनरेटर, आप पूरा लिख लेना, है ना। तो मैंने क्या बताया था आपके पास, ये था शंट जनरेटर, इसका रेजिस्टेंस RSH था। ठीक है, अब मेरे को पता है कि भाई EG दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है मेरा, फाई और एन के, बाकी सारे कांस्टेंट रहते हैं। तो अगर मैं मान लो स्पीड जो भी है मेरी, लेकिन मैं इतना फ्लक्स ही ना दे पाऊं इसको कि ये मेरा वोल्टेज बना सके, मान लो मैं फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम कर दूं, और फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम कब होगी, जब इसमें करंट कम जाएगी, और करंट कब कम जाएगी, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स रहता है, जब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। तो कहने का मतलब, क्योंकि मुझे पता है कि जो है फ्लक्स जो है आई के ऊपर डिपेंड करता है, और लेकिन मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दूं, है ना, इतनी ज्यादा बढ़ा दूं कि मेरा इतना फ्लक्स ही ना बन पाए, तो यानी कि बस रेजिस्टेंस की वो वैल्यू ही हमें पता करनी पड़ती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वही वैल्यू को हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, कि भाई उससे ज्यादा अगर फील्ड का रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर से ज्यादा हो गया तो आपका जनरेटर एक्साइट नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज बिल्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। पूछा जाता है कि क्रिटिकल फील्ड वो फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए ज्यादा, तो कम होनी चाहिए, ज्यादा होगी तो करंट इतनी ज्यादा नहीं जाएगी और फ्लक्स नहीं बनेगा। ठीक है, इसको बेसिकली हम इस प्रकार से भी ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। ये हो गया मेरे पास E, और ये हो गया मेरे पास IF। ठीक है, अब इस केस में क्या देखना है भाई, आपको पता है, हमें पता है कि मान लो एक जो शंट है, एक वोल्टेज तो फिक्स तो बनाएगा ही वो। ठीक है, एक वोल्टेज तो फिक्स तो बनाएगा वो, मान लो ये मेरे पास नो लोड वोल्टेज E हो रही है। ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैं बात करूं किसकी, एक्साइटेशन की, OCC की, तो वो इस प्रकार से आती है ना। और जो मेरा ये जनरेटर है, मान लो ये जो रेजिस्टेंस है जहां पे इंटरसेक्ट किया, दोबारा बनाता हूं थोड़ा अच्छा सा, ये तो इसकी E नोट होगी। ओके, तो OCC की कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार आती है आपकी, इस प्रकार। तो यहां पे इंटरसेक्ट हुआ, तो यहां पे ये देखो 0 है, A है। अगर मैं यहां की बात करता हूं इसमें, तो यहां से यहां तक का वोल्टेज के साथ वो बढ़ना, इसी को तो हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। स्लोप जो है मेरे पास, इस स्लोप की अगर मैं बात करता हूं, तो मान लो मेरे पास क्या है, R1 है। क्या है, R1। भाई सिंपल सी बात है, वोल्टेज अपॉन के इससे निकालते हो ना आप स्लोप। स्लोप क्या होता है मेरे पास, टेन थीटा। टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ये बचपन में, लंब बटे आधार, पढ़ा ना, लंब बटे आधार, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंग्लिश में। तो लंब क्या है आपके पास, देखना, ये क्या है भाई मेरे पास, E यानी कि वोल्टेज, अपॉन के ये क्या है मेरे पास, बेस क्या है इसके, फील्ड करंट, जनरेटेड वोल्टेज अपॉन फील्ड। तो ये अपॉन F क्या होता है, R ही तो होता है, वोल्टेज जो डेवलप हो रही है इसके अक्रॉस, और ये इसी को तो R बोल देते हैं आप। तो ये तो है मेरे पास इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर मैं मान लो भाई, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर फील्ड करंट कम कर दूं, तो फील्ड करंट अगर मैं कम कर दूं, तो यहां की वाली बात ले लेते हैं। ठीक है, तो फील्ड करंट को कम करने पे देखना क्या होगा मेरे पास, अगर मैं बात करूं यहां से, तो उठाना इसको, ये हो गया।
और फील्ड करंट कम करने से आपकी जो वोल्टेज आ गई भाई, आपके पास क्या आ गया, वोल्टेज भी क्या होगी आपके पास, कम हो गई। वोल्टेज अब ये यहां पे आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो यहां का फील्ड करंट को कम किया तो आपकी वोल्टेज मान लो यहाँ पे E1 है, कुछ भी नाम दे दो, ए दिया, बी दे दो लो, अब ओ बी होगी, वोल्टेज कम होगी। तो अगर वोल्टेज कम होगी, ठीक है, तो और दूसरा है आपके पास, एक सेकंड यार, क्या सर, हाँ हाँ, दस मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ तो कहाँ थे हम, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही है भाई, इसका देखना, यहाँ का जो रेजिस्टेंस देखा जाए तो आपका ये यहां से एक तरीके से ये निकल गया, दूसरा ये मान लो R2 हो गया मेरे पास, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे पास तीसरा रेजिस्टेंस यहां से आ जाएगा R3, इसी प्रकार से R4 आ गया। तो अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं, तीसरे वाले की बात करूं R2, वो सॉरी क्या बोलते हैं, R1 हो गया ये वाला, और R2 ये था, ये R3 होगा बच्चों, और ये R4 हो जाएगा, ये R5 हो जाएगा, ठीक है, जितना बढ़ाते जाओ मतलब कि। तो जो ये टच करके जा रहा है इसे बोल देते हैं टेंजेंट, तो यही क्या कहलाता है मेरा क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि इससे कम होने पे मेरी देखो यहां तो वोल्टेज बिल्टअप कर रही थी, इससे कम होने पे मेरी वोल्टेज बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ओसीसी की लाइन कहां से जा रही, यहां से जा रही है, तो ये तो बिल्कुल इससे टच होके गुजर रहा है, इससे बाहर से टच हो गए, तो यहाँ पे क्या हो, वोल्टेज बिल्टअप नहीं करेगी, और यहाँ पे वोल्टेज बिल्टअप नहीं करेगी। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो टच होके जा रहा है, टेंजेंट बोल देते, स्पर्श करके जा रहा, किसकी, ओसीसी को, लाइन को, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसी रेजिस्टेंस को बोल देते हैं हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो फील्ड का रेजिस्टेंस है, इन शॉर्ट, वैसे ग्राफ में इतने जाने की जरूरत नहीं है, इतना न्यूमेरिकल तो आपके पास आ नहीं रहा। तो यहां पे क्या कहता है कि जो मेरा फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए, यानी कि RSH यानी कि फील्ड रेजिस्टेंस ऑलवेज, ठीक है, लेस देन किससे होना चाहिए, ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, ये पूछा जाता है। अगर नहीं होता तो पूछेगा तो क्या होगा, तो भाई आपका जनरेटर क्या होगा, ठीक है, जनरेटर आपका एक्साइट नहीं करेगा, एक्साइट नहीं करेगा तो यानी कि वोल्टेज बिल्टअप नहीं करेगा वो, क्योंकि वहां पे इतना इसेंशियली फ्लक्स जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं इसकी बात करूं सीरीज जनरेटर के लिए, सीरीज जनरेटर के लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस, भाई सीरीज में तो यहाँ पे इसके साथ सीरीज में फील्ड वो आ जाता है आपके पास फील्ड रेजिस्टेंस, तो उसका RA तो होता ही है, और फिर RSH, क्योंकि यहाँ तो पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस काम करेगा, तो यहाँ पे जो RA और प्लस के RSE, इसकी वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लो कहीं पर भी कि भाई जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो फील्ड का क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, हमेशा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम हो, फील्ड का जो रेजिस्टेंस है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो सीरीज जनरेटर है उसमें RA और प्लस फील्ड रेजिस्टेंस दोनों का मिला के क्रिटिकल से कम होना चाहिए। ओके, क्लियर है भाई। तो यहां पे हो गया आपके पास क्रिटिकल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी, इस पे क्वेश्चन आ जाता है भाई कि कौन सा कहां पे यूज होता है, और यूज नहीं मतलब कि किसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर है। एक चीज और है, सिंपल सी बात है, एक छोटा सा उदाहरण और बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको पता ही है, वैसे तो मुझे पता है कि जो जनरेटेड वोल्टेज होती है डायरेक्टली फाई और एन के होती है, तो अगर फाई कांस्टेंट है तो डायरेक्टली इजी जनरेटेड वोल्टेज एन होती है। तो अगर मेरे पास मान लो कोई स्पीड इंड्यूस ईएमएफ E1 है तो N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E2 तो N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं इनका रिलेशन निकाल लो तो मान लो E1 अपॉन के E2 कर दूं और तो ये N1 अपॉन के N2 हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला ही निकल गया। तो कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि भाई मान लो मेरा 500 RPM पर
आरपीएम पर वोल्टेज 200 दे रहा है, ठीक है, तो 1000 पे कितनी देगा, 1000 आरपीएम पे। मुझे पता है कि सिंपल सी बात है, डबल कर दे रहे तो वोल्टेज डबल हो जानी 400, लेकिन इस फॉर्मूले में आप निकाल सकते हो किसी भी उससे करके। ओके, क्लियर है। तो यहां पर ये डायरेक्टली आ जाता है कभी कभी कि 500 पे तो 200 बना रहा, 1000 पे कितनी देगा, या ऐसे भी दे सकता है 1000 पे इतनी दे रहा तो 500 पे कितनी देगा। सिंपल है, मैथमेटिकल वो है। वैसे देखो ई तो इसका ये ले लो, मान लो इसे E1 बोल दिया आपने, ये E2 और सॉरी आरपीएम है ना, ये N1 और ये N2, ठीक है, ये तो आरपीएम है ना, तो N1 N2, तो E2 पूछा उसने, E2 इक्वल टू क्या है भाई, यहां से निकाल दो E1 N2, भाई E2 इधर गया, यहाँ पे N2 अपॉन के N1 निकाल दो। E1 कितना था भाई 500, ठीक है, सॉरी 500 नहीं यार, मैं उल्टा ले रहा हूं, 200। N2 कितना था 1000 डिवाइड बाय 500, तो वही आ जाएगा 400, मैंने जो बताया था 400 वोल्ट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मैं स्पीड पे न्यूमेरिकल आया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो छोटा सा था इसलिए करा दिया भाई आपके पास, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास भाई क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस और इस पे न्यूमेरिकल, ठीक है। अब आता है आपके पास एक और आ जाता है भाई, वो तो बताना भूल गया मैं, क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड तो रेजिस्टेंस था, फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। अब देखो मुझे पता है कि भाई वो फील्ड रेजिस्टेंस फ्लक्स से लिंक कर रहा था, मुझे पता E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, अगर N बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन इमेजिन करो यार, आपको पता है कि EMF कहाँ इंड्यूस होता है, जहां पे रेट ऑफ चेंज फ्लक्स होता है। लेकिन इमेजिन करो कि आपका जो, ऐसा भी तो नहीं है ना कि बहुत धीरे से घूम रहा है और वो फ्लक्स कट कर रहा है तो EMF इंड्यूस हो जा रहा है ना, कि जनरेटर की कुछ तो पॉलिसी होगी जो बाहर डिलीवर करेगा। भाई हम मानते हैं चेंज हो रहा है, लेकिन जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही तो ज्यादा EMF इंड्यूस होगा, जितनी ज्यादा ये बनेगी उतना, जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगा उतना EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। और अगर मान लो कम स्पीड पे चल रहा, वो EMF तो बना रहा है, लेकिन सारा का सारा वो कंजप्शन यूज में हो जा रहा है, किसमें, उसकी फील्ड वाइंडिंग में, उसमें आर्मेचर में, ठीक है, तो बाहर कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फायदा क्या हुआ उसका। तो यानी कि हमने एक स्पीड ऐसी डिसाइड करनी पड़ेगी कि हाँ भाई इस स्पीड से तो ऊपर होनी चाहिए तभी बाहर देगा ये आउटपुट, है ना। तो उसी स्पीड को बोल दिया हमने क्रिटिकल स्पीड। तो जो जब भी मेरे पास क्या है, जनरेटर की अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड यानी कि मैं बोल सकता हूं, डेफिनेशन दूं कि यह जनरेटर की वह मिनिमम स्पीड है जिस पर जनरेटर, जिससे कम पर आपका जनरेटर वो क्या बोलते हैं एक्साइट करना बंद कर दे और इससे ऊपर ही एक्साइट हो। आई बात समझ में, कि इससे ऊपर ज्यादा वो बढ़ाओगे अगर आप स्पीड, तभी ये वोल्टेज डेवलप करेगा, उससे कम पे नहीं करेगा। तो यानी कि जनरेटर की स्पीड जो होनी चाहिए हमेशा, अगर पूछे वो जनरेटर की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा, तो हमेशा जनरेटर स्पीड है जो रोटर की यानी कि आर्मेचर की, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे भाई, क्रिटिकल स्पीड से, क्रिटिकल स्पीड से। तो ये क्वेश्चन यहां से भी आपके पास आ जाता है भाई कि जनरेटर की जो स्पीड है हमेशा क्रिटिकल स्पीड से अधिक होनी चाहिए, और पूछ ले कम होगी तो क्या होगा, तो एक्साइट ही नहीं होगा, वोल्टेज बिल्ट नहीं करेगा। ओके, कोई कंफ्यूजन भाई यहां तक, ठीक है भाई। चलिए अब इसी में एक और पॉइंट आ जाता है आपके पास कि भाई जितने भी हमारे ये क्या बोलते हैं जनरेटर हैं, इनको पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। अब मान लो पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, डीसी, वैसे तो यार ये तुम सब चीजें उसमें ज्यादा बेटर पढ़ोगे, वही है ऑल्टरनेटर वगैरह जब पढ़ोगे ना, तो मान लो ये जनरेटर G1 है और ये G2 है,
तो इनको मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो इनकी कुछ कंडीशन होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पहली चीज तो इसके जो टर्मिनल है उस टर्मिनल लिख लेना, पर इसके टर्मिनल की जो पोलरिटी है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से जोड़ दे इसकी नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना चाहिए, ठीक है। टर्मिनल पोलरिटी सेम होनी चाहिए, शुड बी सेम। दूसरा वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 200 वोल्ट का और ये 100 वोल्ट का तो आपने कनेक्ट कर दिया, नहीं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ये तो मोटर की तरह काम करने लग जाएगा। देखेंगे जब मोटर पढ़ेंगे कि जनरेटर और मोटर में क्या सिमिलरिटी है अभी आगे, ठीक है। तो अब इसके फायदे भी हो, ये तो कंडीशन होगी पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन की इनको इस प्रकार से कनेक्ट करना चाहिए। अब देखो अगर पोलरिटी सेम नहीं करोगे आप, मान लो पॉजिटिव है और फिर आपने यहाँ पे नेगेटिव जोड़ दिया, तो इसकी वोल्टेज एडिटिव हो जाएगी। लोड पे वोल्टेज आपको 100 वोल्टेज दे रहा, 100 तो बाहर 200 मिलेगी, वो फट जाएगा आपका, क्योंकि आपको तो ये पता है ना कि हाँ कि इस लोड के लिए बना रहे हैं भाई, डीसी दे रहा, अगर आप अपोजिट पोलरिटी से ऐड करोगे, सिंपल सी बात है, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये 2 बैटरी है, ठीक है, अगर इसको आप ऐसे ऐड करोगे भाई, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव और नेगेटिव वाले से नेगेटिव, तो वोल्टेज आपको सेम मिलेगी, 10 वोल्ट तो 10। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दोगे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो सीरीज में हो जाएगी कनेक्ट, तो वोल्टेज आपको क्या हो जाएगी, जस्ट डबल या एडिटिव मिलेगी आपको। तो इसलिए हमेशा सेम रहनी चाहिए, वोल्टेज क्या होगी, सेम होनी चाहिए। वोल्टेज सेम नहीं होगी तो आपको वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, करंट लेने लग जाएगा, देगा नहीं। करंट किधर से किधर फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर। मान लो बस बार का जो है, ये बस बार है और इसका 100 वोल्ट है, इसका 80 है, तो इधर लेगा। ओके, इनके कुछ फायदे भी होते हैं भाई, इसमें खराबी आ गई तो मैं इसे ऑपरेट करा सकता हूँ, ठीक है, इस पे चला सकता हूँ लोड, या इसमें आ गई तो इसमें चला सकता हूँ, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपके पास, और मेंटेनेंस करने का वो बढ़ जाता है, और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, भरोसा बढ़ जाता है कि भाई इसमें नहीं तो इससे काम चल रहा है, ठीक है। बाकी इन सब चीजों को जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन, ये हम ऑल्टरनेटर में पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटर के और इसके लगभग सेम ही है बस, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो भाई जनरेटर है, आपके जनरेटर के जो टॉपिक थे, ठीक है, और तो इसमें कुछ रहा नहीं है, मैं बता देता हूं, एक और छोटा सा रहा, छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन। तो बेटा ये तो हर जगह वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ये होता है मेरे पास भाई वोल्टेज नो लोड कर लो टू वोल्टेज फुल लोड अपॉन वोल्टेज फुल लोड इनटू 100। तो ENL है मेरे पास नो लोड वोल्टेज, यानी कि जब जनरेटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, नो लोड वोल्टेज। और ये EFL है मेरे पास फुल लोड वोल्टेज। तो इसे निकाल दें परसेंटेज में। अब देखो भाई, नो लोड वोल्टेज मुझे पता है ज्यादा ही रहनी है, और फुल लोड वोल्टेज हमेशा कम ही रहनी है, क्योंकि उसमें आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप आएंगे, और क्या बोलते हैं, जो फील्ड करंट है वो, सॉरी, जो आर्मेचर है उसके कारण भी ड्रॉप आएंगे। तो मान लो एक उदाहरण लेते हैं हम, फिर उसी से मैं आपको समझाऊंगा। मान लो किसी ने बोला कि भाई मेरे पास कोई जनरेटर घूम रहा है और उसकी जो नो लोड वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है। कितना है, 240 वोल्ट, यानी कि ENL, ठीक है। और उसने बोल दिया मेरे पास जो फुल लोड वोल्टेज है, यानी कि फुल लोड वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। कितनी है, 200 वोल्ट। तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन बताओ। तो VR सिंपल सी बात है भाई, क्या करोगे आप, 240 माइनस के 200 और डिवाइड बाय भाई 200 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, ये और ये 20, इससे काटोगे तो 20 है ना, 20%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर की बात करें हम, तो इस पैरामीटर को बताता है कि आपका लाइन में उसके, यानी कि उसमें जो ड्रॉप हो रहा है
वो कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, 10%, 30%, कितना। तो अगर इससे पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। एक अच्छे जनरेटर की, मतलब अच्छे जनरेटर के वर्किंग के लिए क्या होनी चाहिए, मिनिमम। और आइडियल के लिए तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए भाई, 0। और ये किसके लिए हो गया, प्रैक्टिकल के लिए। तो आ जाता है कभी कभी कि किसी भी जनरेटर का, चाहे जनरेटर हो, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, या फिर आपके पास भाई ऑल्टरनेटर हो। ट्रांसफॉर्मर में तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है ना भाई। पॉजिटिव का मतलब गिरावट है, नेगेटिव का वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब नेगेटिव कब होगा आपके पास, सिंपल सी बात है, जब ये फुल लोड वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। लेकिन वो उसमें कैपेसिटिव इफेक्ट वगैरह होते हैं तो उसमें तब पढ़ेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो मेरे पास है वोल्टेज रेगुलेशन डीसी जनरेटर का हमेशा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम से कम होगा ड्रॉप मेरा उतना ही कम होगा। 20 का मतलब है यानी कि जो आपकी जनरेटेड वोल्टेज हो रही 20% की खपत तो उसी में हो जा रही है ड्रॉप के कारण, ठीक है। तो ये आ जाता है कभी कभी 1-2 नंबर में कि आइडियल का कितना होना चाहिए, आइडियल का 0 होना चाहिए। आइडियल की कंडीशन हमने बता रखी है, जब आर्मेचर रेजिस्टेंस 0 होगा तो ड्रॉप ही नहीं होगा उसमें, है ना, सिंपल सी बात है। क्लियर है भाई। और प्रैक्टिकल के लिए मिनिमम यानी कि कम से कम, मिनिमम का मतलब भाई कम से कम होगा कुछ लेकिन कम से कम होना चाहिए। ओके, तो यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इस प्रकार से आपके पास भाई जो है जनरेटर में जो एक टॉपिक रह गया है बस वो आपका रह गया है वाइंडिंग का, ठीक है, वो मैं करा दूंगा। इसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में हम मोटर पढ़ेंगे और थोड़ा टाइम कम है, क्लासेस ऐसे ही रहेंगी। उम्मीद रहेगी कि उसे जल्द से जल्द आपके 10-15 दिन पहले सिलेबस को निपटा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलते हैं इसी टाइम।